हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो हम इसके 8 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 में विद्वानों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। पहले आपको जो आता है पहले उसको चूज करिए। मेगास्थनी आप सभी को पता है क्योंकि मैं कितनी बार बता चुका हूं। तो मेगास्थनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका नाम है। अब ऑप्शन में देखते हैं, डी का 2 होगा। डी का 2 कहाँ किस में दिख रहा है? तो इसमें दिख रहा है ऑप्शन बी इसका, और किसी में नहीं है 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। और टॉलमी की पुस्तक क्या नाम है? भारत का भूगोल। और प्लिनी तो नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस कालखंड में हुआ था? आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो पूरा पाषाण काल हो गया, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। और पहिए की खोज नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में और क्या क्या हुआ था? नियमित रूप से खेती की शुरुआत कब शुरू हुई थी? तो नवपाषाण काल में। और पॉलिशदार पत्थर के औजार का प्रयोग, देखिए 2 प्रश्न बनता। एक तो बनता है कि पत्थर के औजार का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। अगर पूछा जाए पॉलिशदार पत्थर तो हो जाएगा नवपाषाण काल। और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग तो नवपाषाण काल में। शिल्प का आविष्कार नवपाषाण काल में। और पशुपालन की शुरुआत ये भी नवपाषाण काल में। और अस्थायी जीवन की शुरुआत नवपाषाण काल में। आप इतना नवपाषाण काल के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो दक्षिण भारत में स्थित एक जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्मक या दक्षिण भारत में स्थित एक महाजनपद है। अगर जनपदों की बात करें तो कुल कितने महाजनपद हैं? थे उस समय 16 महाजनपद थे। और इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, कौन से? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से। और अगर वहीं जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के भगवती सूत्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आप इसको ध्यान रखिए। और बाकी शेष जो थे वो उसमें कहा क्या था? राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। और वहीं वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र था। आप इसको भी ध्यान रखिए। प्रश्न बनता है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा था? तो लिच्छवी था। ठीक है, लिच्छवी जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र था। और हम बात करते हैं सूरसेन की। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, वर्तमान आधुनिक ब्रज। और गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, वर्तमान ये कहां पे है? पाकिस्तान में। और चेदी सुक्तिमती ये आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पहले कह रहा है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था, सही है। और गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, यह भी सही है। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, तो यह भी सही है। यानी इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन इसमें सत्य हैं। अगर हम बात करें गुलाम वंश की स्थापना, जैसे बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श, यानी लाखों का दान करने वाला इसे कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, किसके स्मृति में? ख्वाजा बख्तियार काकी के स्मृति में। यह भी प्रश्न बनता है, आप इसको ध्यान रखिए। अब पूरा इसकी किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। और 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। आप इसको भी ध्यान रखिए। कहां पे है? अजमेर में है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम पहले बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। और इसमें 4 साम्राज्य थे, वही उसी का क्रम देखना है। पहले कौन सा था? संगम वंश था, उसके बाद सुलु वंश, उसके बाद तुलु वंश, उसके बाद आर्डी वंश। इसका क्रम आप ध्यान रखिएगा। और संगम वंश की बात करें, आप नोट करिए, संगम वंश का कार्यकाल क्या था? 1336 से लेकर 1485। 1336 से 1485। और इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी। और इसका प्रथम शासक कौन था?
तो हरिहर था। और सुलू वंश की बात करें तो 1485 से लेकर 1505 तक। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुलू नरसिंह ने की थी। किसने? सुलू नरसिंह ने की थी। और तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1505 से लेकर 1570। और स्थापना वीर नरसिंह। इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुलू नरसिंह। और इसकी स्थापना वीर नरसिंह। आप इसको ध्यान रखिए। और आरवीड वंश की बात करें तो इसके कार्यकाल की तो 1570 से लेकर 1652 तक। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो तिरुमल ने की थी। किसने? तिरुमल ने स्थापना की थी। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? चंद्रगिरी। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गलत सुमेल का चयन करिए, गलत मिलान का चयन करना है। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में सही किसने की थी? तो अकबर ने की थी। ये अकबर से संबंधित सारे। इलाही संवत की शुरुआत 1583 सही है। और राजधानी लाहौर स्थापना कब हुई थी? 1585 में भी सही है। और इबादत खाने की स्थापना 1565 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये बंगाल से संबंधित है। इसने अपने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, सही है। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की, ये भी सही है। खेती के लिए अग्रिम कर जिसे तकावी ऋण, अब ध्यान रखिए, डायरेक्ट पूछा जाए तकावी ऋण क्या है, तो खेती के लिए अग्रिम कर जो दिया था उसे तकावी ऋण कहा जाता था। ठीक है। और उपयुक्त में से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था? तो किस युद्ध के पश्चात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। और यह कब हुआ था? तो 21 फरवरी 1849 को हुआ था। ठीक है। कब? 21 फरवरी 1849 को। और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो चार्ल्स नेपियर ने किया था। किसने? चार्ल्स नेपियर ने किया था। आप इसको भी ध्यान रखिए। और ये तो युद्ध हुआ था इस समय। और जो है 29 मार्च 1849 को जो है इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था पंजाब को। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसी के बाद महाराजा दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था अंग्रेजों को। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पंजाब में कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? तो कूका आंदोलन के समय किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड नॉर्थ को। इसी ने कूका आंदोलन को दबाया था। कब? 1872 में। आप इसको ध्यान रखिएगा। और कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भगत जवाहर मल एवं उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके नेतृत्व में? तो भगत जवाहर मल की। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था, सही है। इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा जो अंग्रेजी में थी, आप इसको ध्यान रखिए, मराठा का किसमें थी? अंग्रेजी में थी। और केसरी मराठी में थी, में निकाले गए, ये भी सही है। 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था, ये भी सही है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। और उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बात और ध्यान रखिए, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा कब दिया था? तो यह नारा दिया था होम रूल आंदोलन के दौरान। अला है, चौरा चौरी कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापिस ले लिया? तो कब वापिस ले लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? देखिए, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कहां पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। कहां पे? गोरखपुर में यह हुआ था। और इसी के चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कब लिया था? तो 12 फरवरी को लिया था। कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। तो 12 फरवरी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कब की थी? 1904 के बंबई अधिवेशन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। देखिए, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, आप इसको रिवीजन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1885 में की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी। किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। और 1886 की किसने की थी? तो जो कलकत्ता में हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने। और ये प्रथम अध्यक्ष, पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है,
प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता अधिवेशन के। और पूछा जाता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में मद्रास में अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये प्रथम मुस्लिम थे। और एक प्रश्न और बनता है 1888 में इलाहाबाद में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूले ने। और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। और एक प्रश्न और बनता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। और एक प्रश्न और बनता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी थी? तो सरोजनी नायडू थी जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। आप इसको ध्यान रखिए, प्रथम मुस्लिम, प्रथम अंग्रेज, प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आप इतना अब जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा था? ये किसकी पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। नेक्स्ट है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। नेक्स्ट है जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन सी, मैटरनिक का यह कथन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व इतिहास से प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दर्रा दिया है चांगला दर्रा, तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सही है, ये भारत और चीन को जोड़ता है। और रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है, मनाली और लेह को जोड़ता है। और बोमिडा दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में, सही है, और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ता है। ठीक है, और ये सेला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये तवांग को कमेंग से जोड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी एनसीआर जिसे नाम आप जानते हैं, एनसीआर। ठीक है, दिल्ली एनसीआर सुना होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें पंजाब का भाग शामिल नहीं है। तो इसमें तीन राज्य शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा शामिल है इसमें, यूपी शामिल है और राजस्थान है। देखिए दिल्ली से राजस्थान की सीमा नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इसके 2 जिले शामिल हैं। ठीक है, राजस्थान के 2 जिले एनसीआर में शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं वो? एक तो अलवर है और एक और जिला ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एनसीआर का गठन कब हुआ था? तो एनसीआर का गठन 1985 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो बहुपति, ठीक है, बहुपति की प्रथा कौन सी जनजाति मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का प्रथा है। और टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी पर। और कहीं आपको तमिलनाडु मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कादर की बात करें तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में पाई जाती है। लोढ़ा जनजाति ये उड़ीसा में, मुंडा जनजाति झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी नदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? पूछ रहा है गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती लंबाई के क्रम में सबसे लंबी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, उसके बाद गोदावरी आती है। ठीक है, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो गोदावरी हो जाएगा। तो गोदावरी, ठीक है, गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई। कितनी? 1465। उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद नर्मदा आती है। नर्मदा की कितनी है? 1312 किलोमीटर। उसके बाद महानदी आती है। महानदी कितना है? 851 किलोमीटर। और उसके बाद ताप्ती आती है। ताप्ती कितनी है? 724 किलोमीटर। ठीक है, आप यही क्रम सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये गोदावरी की बात करें तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी मृदा है? तो ये कौन सी मृदा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह काली मृदा है। काली मृदा ये कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी होती है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। और इसे यूपी में करेल कहा जाता है। यूपी में क्या कहा जाता है? इसे करेल कहा जाता है। और इसे एक नाम और दिया जाता है स्वतः बुआई वाली मिट्टी। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्वतः बुआई वाली मिट्टी से कहा जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है? दक्कन ट्राइब में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक क्षेत्र में यह पाई जाती है। और ये कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? चंबल घाटी परियोजना से कौन संबंधित है? तो गांधी सागर,
और जवाहर सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कौन सा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गांधी सागर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और जवाहर सागर कहाँ है, तो राजस्थान और एमपी में। ये किससे संबंधित है, तो ये चंबल नदी से संबंधित है। अगर हम बात करें गोविंद सागर की, तो ये सतलज नदी से संबंधित है, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो ये रिहंद नदी से संबंधित है, ठीक है। किससे, रिहंद नदी से, आप इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये खाद्यान्न फसल में आती है। नकदी फसल में गन्ना, जूट, कपास, चाय, कॉफी, ये सब किस में आते हैं, नकदी फसल में आते हैं। अगला प्रश्न है, मलाच खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, किससे संबंधित है मलाच खंड, तो ये तांबे से संबंधित है। ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। आप इसको ध्यान रखिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक तांबा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। कोटा, कोटा कहाँ पे, तब सभी को पता है, राजस्थान में होगा। 1 का 4 हो जाएगा। पहले आप मिला लीजिए कौन सा, 1 का 4, तो 1 का 4 किसमें दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। काकरापारा कहाँ है, तो ये कहाँ पे, गुजरात में है। और नरौरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और कुछ और ध्यान रखिए, एक है कुडनकुलम, तो कुडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। एक है कैगा, ये कहाँ, कर्नाटक में। और कलपक्कम, तो ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची फिर मिलान करना है। एक तरफ दिया है भारतवर्ष में अधिनियमों का वर्ष, और दूसरी तरफ उसका ईयर दिया है वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, कब आया था, 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही है। और वायु प्रदूषण निवारक एवं निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम, ये कब आया था, 1981 में भी सही है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बुक्सा कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन वन्य या बाघ अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं पूछा। दोस्तों थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि जल्दी से वीडियो हो जाए, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा बुध, सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला शुक्र, सही है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह तो मंगल नहीं है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो कौन सा है, तो ये कौन सा ग्रह है, तो ये वरुण ग्रह है, ठीक है। वरुण ग्रह जो है परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 165 वर्ष में करता है, इसलिए इसे मंदतम कहा जाता है। कितने, जैसे पृथ्वी 1 साल में करती है 365 दिन में, तो ये कितना करता है, 165 वर्ष में परिक्रमा करता है, इसलिए इसे मंदतम गति वाला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है। ध्यान रखिए, पूछ रहा है, नहीं पे आप जरूर ध्यान दिया करिए। तो कौन सी नहीं है, तो बेंगुला जलधारा। बेंगुला कहाँ की है, तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की है, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और अगुलास कहाँ की है, और दक्षिण हिंद महासागर, ये मोजाम्बिक, ये सब क्या, सब किसकी है, हिंद महासागर की जलधारा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था, तो ये कहां से ग्रहण किया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है, संयुक्त बैठक लिया गया है। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है, तो आर्टिकल 108 के तहत। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला, कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से संघ सरकार की प्रकृति जो है कनाडा से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूचित थी, यानी मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो आप सभी को पता है कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। तो 22 देख लेते हैं, 22 देखिए, ये गलत हो गया, 24 गलत है, ये भी सॉरी, ये बी वाला गलत हो गया। तो इस 22 2 में दिया है, तो 22 थे, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी उस समय, ठीक है, मूल संविधान में। और वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां शामिल हैं। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए, तो कितने राज्य और कितने संघ बनाए थे राज्य पुनर्गठन आयोग ने, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज्य पुनर् आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में इसका गठन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में, तो फजल अली के आयोग, ठीक है, फजल अली। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है।
तो ये किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय, पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 51 इससे संबंधित है। ये नीति निषेध तत्व में है, शामिल है। और नीति निषेध तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। आर्टिकल की बात करें 36 से 51 या इसमें यह शामिल है। और हम यही अगर अनुच्छेद 43 का की बात करें तो 43 का में उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 48 का की बात करें तो इसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधान है। और अनुच्छेद 41 में ये इसमें काम करने का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक नहीं है देख लेते हैं। आयु 35 वर्ष सही है, पढ़ा लिखा हो ये गलत है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है इसके जो अर्हताएं किसमें दी है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 58 में ये सब दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो पूछ रहा है कौन कौन से इसमें भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 4, यानी मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। कब बने थे ये? 1979 से लेकर 1984 तक ये राष्ट्रपति थे। और शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो ये 1987 से लेकर 1992 तक ये उपराष्ट्रपति थे। और यही नीलम संजीवा रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद ये 1974 में राष्ट्रपति बने थे और नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में राष्ट्रपति बने थे और ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सांसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के महान न्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ध्यान रखिए वोट का अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, वोट का अधिकार नहीं प्राप्त है। और महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति कौन करता है। और इसके किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में। अगला प्रश्न है, निम्न युग्म में कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ लोकसभा सीट दिया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश में कितनी है? तो 42 नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में कितने हैं? तो ये पुराना डेटा है। तो आंध्र प्रदेश में वर्तमान में कितना है? तो 25 है। ठीक है, 25 लोकसभा की सीटें हैं। और यही राज्यसभा की सीट की बात करें तो यहाँ पे 11 राज्यसभा की सीटें हैं। असम की बात करें तो असम में 13 नहीं है, असम में 14 है लोकसभा सीट और ये राज्यसभा की सीट 7 है। तो पूछा है सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, दोनों सही नहीं है। और पंजाब की बात करें, पंजाब में 13 है और लोकसभा की सीट कितनी है? सॉरी, राज्यसभा की 7 है। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। और यहीं बिहार की बात करें, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, लेखानुदान मना है, तो लेखानुदान क्या है? तो लेखानुदान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ठीक है, किसके लिए? देखिए कभी कभी बजट लेट हो जाता है तो उसके पहले जो है जो बिल आता है उसे क्या कहा जाता है? लेखानुदान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये व्यय से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? व्यय से संबंधित होता है। एक तो होगा लेखानुदान, एक होता है अंतरिम बिल। ठीक है, अंतरिम बिल होता है। अंतरिम क्या? अंतरिम बजट, सॉरी अंतरिम बजट होता है। अंतरिम बजट क्या होता है? इसमें व्यय और खर्च दोनों क्या, इसमें व्यय और कहां से आ रहा है, आगत, यानी दोनों का इसमें लेखा जोखा होता है। ठीक है, व्यय कहाँ कितना व्यय हो रहा है और कितना, इसमें दोनों की बात होती है, व्यय और आगत की दोनों की बात होती है। लेकिन इसमें क्या है? व्यय का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किसमें नहीं होता है? किस समिति में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकलन समिति यानी प्राकलन समिति। ये सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और उसमें लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ठीक, और यही लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 जो है लोकसभा के और 7 इसमें राज्यसभा के होते हैं। ठीक, और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है? खेती दिया है और खेती का नामकरण। फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, सही है। और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, सही है। सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर नहीं कहता, हार्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बागवानी को। तो सब्जियों की खेती क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर कहा जाता है, ओलेरीकल्चर कहा जाता है। और फलों की खेती पोमोलॉजी, सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और दूध से दही किस अम्ल के कारण बनता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण।
अगला प्रश्न है, तारे आकाश में वस्तु में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तोलक जिसका यांत्रिक भार एक से बड़ा, एक से छोटा तथा एक के बराबर होता है, तो वो कौन सा उत्तोलक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से आते हैं? कैंची, सीसा झूला, हैंडपंप किसमें आते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन सा आता है? सरौता, ठेला, बोतल खोलने वाला ओपनर जो होता है वो द्वितीय श्रेणी में आता है। तृतीय में कौन सा आता है? तो चमटा और फिशिंग रॉड किसमें आता है? तो तृतीय श्रेणी में यह आता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका विद्युत आवेश के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एमीटर की बात करते हैं, तो एमीटर से क्या नापा जाता है? तो एमीटर से नापा जाता है विद्युत धारा, इसे अमीटर भी कहा जाता है। और मल्टीमीटर से प्रतिरोध और वोल्टता वगैरह नापी जाती है, मल्टीमीटर है। ओमीटर, तो ओमीटर से प्रतिरोध नापा जाता है। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। अगला है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने इसका आविष्कार किया था, पेंडुलम घड़ी का। अगला, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई है। यानी अगर आपको अपनी पूरी पिक्चर देखनी है, प्रतिबिंब देखना है, तो कितने बड़ा शीशे की जरूरत पड़ती है? समतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी, तो आपकी लंबाई के आधा। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इसका करंट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को कहा जाता है हास्य गैस कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। और वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो ये एल्युमिनियम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। तो नीरी कहाँ पे अवस्थित है? तो नागपुर में अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नागपुर में। अगला है, यूआरएल का विस्तृत, यानी जो यूआरएल होता है इसका विस्तृत रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक होता है डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? करा फ्रिक्वेंसी का हर्ट्ज सही है, और मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला नहीं होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टेस्ला नहीं होगा। और इस तो क्या होगा इसकी इकाई? इसकी इकाई होती है वेबर। ठीक है, इसे चुंबकीय प्रवाह कहते हैं, तो इसकी क्या है? वेबर इसकी इकाई है। टेस्ला जो है किसकी इकाई है? तो टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा का। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। बाकी दाब जो है प्रेशर पास्कल सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंडेंस सीमेंस ये भी सही है। अगला प्रश्न है, अभिकेंद्री बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्री बल सदैव कार्य करता है, कैसे कार्य करता है? तो यही पूछा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश काम करता है। ध्यान रखिए, एक होता है अपकेंद्री बल, ठीक है, अपकेंद्री है, और एक है अभिकेंद्री। जो ये अभिकेंद्री है, ठीक है, ये पृथ्वी के केंद्र, मतलब कोई भी मान लीजिए, पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु मान लीजिए, तो वो इसके साइड मतलब अंदर की तरफ लगती है, केंद्र की तरफ लगती है। और यहीं अगर हम बात करते हैं अपकेंद्री की, तो अपकेंद्री बाहर की तरफ लगता है। जैसे अगर आप कोई बाल्टी लिए है और हाथ में उसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड करते हैं, तो वो कौन सा उसमें बल लगता है? तो उसमें अपकेंद्री बल लगता है। अपकेंद्री बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिमान वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे आप गोल झूला देखे होंगे, तो ऐसे झूलते हैं ना, तो बाहर नहीं आते, ठीक है, लेकिन ऐसे झूलते हैं, तो वो कौन सा बल लगता है उसमें? तो उसमें अपकेंद्री बल लगता है। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप पूछा है। मानव शरीर का तापमान जो है केल्विन ने पूछा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300। अगर यही हम फॉरेनहाइट की बात करें तो फॉरेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फॉरेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस में लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, बिहार पुलिस से संबंधित हम कई सारे प्रैक्टिस सेट को करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है।
त्रिकोष्ठी हृदय किसमें, यानी तीन कोष्ठ किसमें पाया जाता है, तो उभयचरों। आप ध्यान रखिए सभी उभयचरों में त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, जिसमें दो क्या होता है, दो अलिंद होता है और एक निलय होता है। और एक अपवाद है मगरमच्छ, ठीक है। मगरमच्छ में क्या पाया जाता है, मगरमच्छ में 4 कोष्ठ पाया जाता है। कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ, 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। और ये मछलियों की बात करें तो मछलियों में कितने पाए जाते हैं, 2 कच्छ पाए जाते हैं, एक जो है अलिंद और एक निलय। मानव में कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल का प्रचुर स्रोत है। तो गोल्डन चावल का प्रचुर स्रोत क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में हो जाता है और इसमें बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कशेरु रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। तो कितनी जोड़ियां निकलती है, इसमें 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, किससे, कशेरु रज्जु से। अगला है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WC जो है यह संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। और RBC की बात करें तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और होमोग्लोबिन करता है, इसमें होमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी की वजह से इसका जो है रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर हम बात करें सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीनियल ग्रंथि, ठीक है, मशीन पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाता है। तो किससे लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण से जो है लोहे की वस्तु में जंग लग जाता है। और अगर एक प्रश्न और बनता है, जंग लगने से भार बढ़ता है घटता है, तो भार बढ़ता है, और ना लगे जंग तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो जस्ते का लेप किया जाता है। किसका, जस्ते का लेप। उसे क्या कहा जाता है, उसे गैल्वनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैल्वनीकरण कहा जाता है उसे। आप ये भी पूछा जाता है प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो कौन से जैव उर्वरक रूप में प्रयोग होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं, नील हरित शैवाल इसे कहते हैं। इसका प्रयोग जैव उर्वरक में किया जाता है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके प्रश्न, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ईस्ट और मशरूम है, तो ये क्या है, तो ये फंजाई है, यानी फफूद है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी। तो ये पुस्तक किसकी है, तो ये डार्विन की है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेंडल को आनुवंशिकीवाद का जनक कहा जाता है, आनुवंशिकता का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। तो सर्वाधिक कठोर इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीरा जो है। नेक्स्ट है, देखिए दिया है सिलिकॉन, उसके बाद दिया है फास्फोरस, उसके बाद सल्फर दिया है। तो पूछ रहा है ये क्या है, और इसमें परमाणु भार परमाणु क्रमांक दिया है, तो ये पूछ रहा है क्या है, तो ये है ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं हिंदी में से। और सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, जिसमें जो है न्यूट्रॉनिक की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनिक की संख्या समान होती है। देख लीजिए इसमें न्यूट्रॉनिक संख्या समान होगी, और अब इसे देख लीजिए सबकी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 16 आएगी, ठीक है। सब में घटा दीजिए कितना आएगा, 16 आ जाएगा। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा क्या, 16 न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, इसे अगर न्यूट्रॉन समान होते हैं इसे क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में आइसोटोन्स कहते हैं। आप इंग्लिश और हिंदी जरूर ध्यान रखिए, देखिए इंग्लिश में पूछ लिया है ना। अब देखिए 3 चीज होती हैं, एक तो होता है सम न्यूट्रॉनिक हो गया, ठीक है, आप समझ आ गया, न्यूट्रॉन समान होते हैं। एक होता है समस्थानिक, क्या होता है, समस्थानिक होता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आइसोटोप्स कहते हैं। समस्थानिक को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान जो है अलग अलग होता है। ध्यान रखिए, परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक। एक होता है समभारिक, ठीक है, और समभारिक इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोबॉर्स कहते हैं। आप ये हो जाएगा आइसोबॉर्स, क्या कहते हैं, समभारिक को कहते हैं। ये क्या होता है, द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक, इसमें परमाणु क्रमांक अलग होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में प्रश्न बनता है, डायरेक्ट पूछा जाता है समभारिक, समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1985 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम्बों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। कौन सा प्रयोग किया गया था इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम इसमें प्रयुक्त किया गया था। और नागासाकी पर बम कब गिराया था अमेरिका ने, तो गिराया था 9 अगस्त 1945 को गिराया था। और हिरोशिमा पर कब गिराया था, 6 अगस्त को गिराया था, 6 अगस्त 1945 के। और जो ये 6 अगस्त को कहाँ गिराया था, हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया था, तो लिटिल बॉय,
ठीक है, लिटिल बॉय गिराया था। और जो 9 अगस्त को गिरा था ये फैटमैन गिराया था। नागासाकी पे कौन सा गिरा था? फैटमैन गिरा था। ये भी प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए इसका राइट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलगोड़ा में स्थित, जादूगोड़ा में स्थित है। और ये कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है? यानी यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कुचिपुड़ी से संबंधित। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। और यही हम कथक की बात करें तो कथक कहाँ का है? उत्तर भारत यानी यूपी का है। मणिपुरी तो ये कहाँ का है? मणिपुरी का। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। और एक है मोहिनी अट्टम, वो भी केरल का। और एक है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ पे? तो यानी इसका इनकी समाधि स्थल कहाँ है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण घाट कहा जाता है इनकी समाधि स्थल को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसान घाट की। तो किसान घाट में किसकी समाधि है? तो चौधरी चरण सिंह की समाधि है किसान घाट में। राजघाट में महात्मा गांधी की। कर्मभूमि किसकी समाधि है? तो शंकर दयाल शर्मा की। अभी ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा की क्या है? कर्मभूमि। और आप सभी ये देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला भी अध्यक्ष थी। ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अभी पीछे मैंने बताया था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? यानी कब से दिया जाता है अर्थशास्त्र में? तो कब से दिया जाता है? 1969 से यह दिया जाता है। ध्यान रखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 ईस्वी में शुरू हुई थी। पहले जो है यह अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था। पहले सिर्फ भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। और 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। और एक प्रश्न और बनता है कि प्रथम भारतीय कौन थे जो जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर की इनकी रचना गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, असत्य पूछा है। एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरी तरफ लेखक दिया है। नेचुरल हिस्ट्री, तो नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो प्लिनी की है। और कादम्बरी बाणभट्ट की है, ये भी सही है। और 49 डेज अमृता प्रीतम की, ये भी सही है। अब परिमल खुशवंत सिंह की नहीं है परिमल। ठीक है, परिमल किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, यानी भारतीय संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस भी कहते हैं इसका। 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और आंशिक रूप से इसे लागू किया गया था। अब पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कौन थी? ऑप्शन सी इसका रोज मिलियन बैथू जो है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। ध्यान रखिए, मनोज सोनी। ये करंट का क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दोहा किस देश की राजधानी है? दोहा कहाँ की राजधानी है? तो कतर की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा तुर्की की राजधानी है। इजराइल की राजधानी क्या है? येरूशलम, जैसे जेरूशलम। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? देखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। मैंने अगर इसको गूगल किया था तो उसमें दिया था 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल 1982 को। ठीक है, 25 अप्रैल 1982 को दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। आप एक बार अपने आप से भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो कौन शामिल होगा? तो अमेरिका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका 2018 में जो है इससे अलग हो गया था, अब 2023 में फिर से शामिल हो गया। अगर बात करें यूनेस्को की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, हाल में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरी तरफ लेखक दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कम्फूर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया है? कुम्फर है। इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी जम्मू कश्मीर में। ठीक, अगला प्रश्न है, पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी जिसे आईवीएफ कहते हैं मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में किया गया है? कहाँ किया गया है? गुजरात में। गुजरात के कहाँ के? अमरेली में किया गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट के प्रश्न है दोस्तों, मैथ के प्रश्न आ गया। मैं इसका पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप इसको देख के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इंग्लिश के प्रश्न। ठीक है, इंग्लिश के प्रश्न को देखते हैं 91 से। प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए फीलिंग फॉर एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, यानी उत्साह या खुशी की अनुभूति को क्या कहा जाता है? तो एक्सिलरेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है जिंदा दिली या खुश मिजाज। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट देखना है, तो दिया है रिलेक्टेंट, तो इसका हो जाएगा, इसका मतलब होता है अनिच्छुक। ठीक है, क्या होता है? अनिच्छुक। और इच्छुक इसका हो जाएगा इच्छुक हो जाएगा। तो इच्छुक का इंग्लिश क्या होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनक्लाइन। अगला है, इसका जो अंडरलाइन दिया है उसमें करेक्ट देखना है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट सीन इन। पूरा सेंटेंस बनेगा, द कैट वाज लास्ट सीन इन द बैकयार्ड, यानी बिल्ली को आखिरी बार बैकयार्ड में देखा था। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही इसमें कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्वीनियंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिनोनिम्स पूछा है किसका? 95 का हो जाएगा। 95 का सिनोनिम्स पूछा है एडवांटेज। एडवांटेज का क्या हो जाएगा? इसका होता है फायदा। ठीक है, इसका मतलब होता है फायदा। और बून का मतलब होता है लाभ या वरदान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उपसर्ग का प्रयोग। हिंदी का प्रश्न आ गया। उपसर्ग का प्रयोग आगे होता है शब्द के। ठीक है, कितनी बार बताया? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्द के आदि में। दोस्तों हिंदी का भी मैंने एक वीडियो डाली है, अगर आपने वो नहीं देखी तो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन शामिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से गिरा, इसमें देखिए अलग होने की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उसमें अपादान कारक हो। अब देखिए, से जो होता है ये दो कारक में आता है, एक तो करण कारक में आता है और एक अपादान कारक में आता है। अपादान में अलग होने की बात होती है, इसमें देखें अलग होने, बिछड़ने की बात होती है अपादान में। और जो करण कारक होता है इसमें क्या होता है? जैसे साथ होने की बात होती है, वह पेन से लिखता है, साथ वहां से साथ में हो रहा है तो वहां करण होगा। ठीक है, यहाँ पे अलग हो रहा है तो अपादान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महा प्लस इंद्र। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि होती है? देखिए, आ धन ई बराबर क्या हो जाता? ए हो जाता है। इसमें कौन सी संधि? गुण संधि। देखिए, गुण संधि को आपको दो तरीके से पहचान सकते हैं। अगर आपको एक मात्रा वाली, देखिए जैसे एक मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है, जैसे परोपकार, लगभग सब जगह नहीं लेकिन कुछ जगहों पे अगर आप इससे पहचान सकते हैं मोस्टली। जैसे अगर एक मात्रा जैसे परोपकार हो गया तो उसमें अगर ओ की मात्रा है और कहीं ए की मात्रा, जैसे नरेंद्र, सुरेंद्र, इन सब में क्या होता है? गुण संधि होता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बारहसिंगा शब्द में समास कौन सा है? तो बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। यानी 12 सिंगों वाला, अर्थात किसी विशेष जानवर की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप द्विगु समास भी कर सकते हैं, 12 सिंगा, क्योंकि 12 द्विगु, लेकिन आप बहुब्रीहि ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? किसके पर्यायवाची गलत देखा? कमल के पर्यायवाची जलद, पंकज, सरोज सही है। पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वीणा सही है। सूर्य पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची शुद्ध, अशुद्ध, तद्भव, सत्सम और समास, संधि, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। 10 क्वेश्चन हिंदी से बनते हैं लगभग, तो आप ये सब टॉपिक देख लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर, अरुण, ये सब रवि, ये किसके हैं? तो सूर्य के पर्यायवाची हैं। और ये दिवस, दिवस किसका है? दिन का पर्यायवाची है। वासर भी दिन का पर्यायवाची है। और ये याम जो दिया है ये भी प्रहर, वेला का पर्यायवाची है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।